तो अपना यूट्यूब चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों, पिछले क्लास में जो हम लोगों का एक सीरीज चल रहा था जनजातीय शासन व्यवस्था का, अर्थात जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस जो चल रहा था, उसी के क्रम में आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वह है खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था। इससे पहले बताने से पहले आज का जो दिन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास दिन है, क्योंकि आज शिवरात्रि का त्योहार है, पर्व है। इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज के दिन में आज हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वह खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 2 का सीधे सीधे टॉपिक मिलता जुलता है और इससे सवाल भी आने की संभावना बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था। खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था सीधे सीधे आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के पास क्लासेस जाएगी। कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण नहीं जा पा रही थी, हालांकि लास्ट में हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो देखेंगे कि खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था का अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से झारखंड की अधिकांश जनजातियां जिस समूह से, जिस प्रजाति से संबंध रखती है, ठीक उसी प्रकार से खरवार जनजातीय शासन व्यवस्था भी उसी प्रजाति से संबंध रखती है। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रजाति की बात कर रहे हैं, अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात कर रहे हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड समूह, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से यह संबंधित जनजाति है। अगर हम बात करें कि खरवार जनजाति शासन, ये खरवारों का जो गढ़ है कि झारखंड के किस किस क्षेत्र में विस्तार है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हम इसका देखें। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अगर क्षेत्र की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे पश्चिमी हिस्सा जो आपका है गढ़वा, गढ़वा जिला में आपको दिख जाएगा खरवार जनजाति। फिर लातेहार में मिल जाएगा, लातेहार जिला में आपको खरवार जनजाति मिल जाएगी। फिर आपको एक हजारीबाग में भी मिल जाएगी खरवार जनजाति। तो हम देख पा रहे हैं कि गढ़वा क्षेत्र में पूरा का पूरा जो गढ़वा सबसे पश्चिमी हिस्सा में आपका है, लोहरदग्गा में भी मिल जाएगा, लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा में हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे चतरा में भी खरवार जनजाति भी पाई जाती है और चतरा के साथ साथ रांची में भी पाई जाती है। लोहरदग्गा, चतरा और रांची, इन तमाम जिलाओं में लातेहार और लोहरदग्गा, इन दोनों जिलाओं में भी आपका ये खरवार जनजाति पाई जाती है, जो झारखंड की प्रमुख जनजाति में मानी जाती है। खरवार जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह जो जनजाति है ये लड़ाकू प्रवृत्ति की है। इसके अंदर जो जन्मजात जो प्रवृत्ति जो है वह जो अंदर जन्मजात से ही एक लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा में ये बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो यह इनका जो प्रवृत्ति देखा जाए तो ये लड़ाकू जनजाति से संबंध रखते हैं। कैसा? लड़ाकू जनजाति के रूप में, लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है। क्लियर है? जानी जाती है। मतलब इनका जो नेचर है, इनका जो प्रकृति है खरवार जनजाति का, वह जो है एक प्रकार से लड़ाई में बहुत ज्यादा इन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर के अपनी आंदोलन, अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। अर्थात ये लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है झारखंड में। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि 32 जनजातियों में जो लड़ाकू प्रवृत्ति, लड़ाकू जनजाति के रूप में जो जानी जाती है वह कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा खरवार जनजाति। कौन सा? खरवार जनजाति। लेकिन इस जनजाति को जो बोला जाता है, आप देखेंगे इसे तो लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है, हालांकि इसे पलामू
पलामू और आप देखेंगे लातेहार में, पलामू और लातेहार जिला में इसे जाना जाता है किस नाम से साथियों? पलामू और लातेहार जिला में 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। इस खरवार जनजाति को देखेंगे 18 हजारी के नाम से जाना जाता है, 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो 2 जिला है, इस 2 जिला में इस खरवार जनजाति को किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसको कह देते हैं 18 हजारी के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है 18 हजारी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये खरवार जनजाति को बोला जाता है 18 हजारी। किसे बोला जाता है? खरवार जनजाति को। किस जिला में? पलामू और लातेहार में। इन 2 जिला में खरवारों को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, इन शासन व्यवस्था में भी इन लोगों का भी एक परंपरागत पंचायत शासन व्यवस्था था। इन लोगों का भी एक परंपरागत पंचायत था। परंपरागत पंचायत कहने का मतलब यह होता है साथियों कि जो बहुत दिनों से, पुराने समय से, सदियों से चलता आ रहा है, ऐसी व्यवस्था जो एक सदियों, एक लंबे समय से चलता आ रहा हो, उसी को हम नाम देते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंपरागत। तो ये जो परंपरागत जो पंचायत है, इस परंपरागत पंचायत में आप देखेंगे इसके जो प्रमुख को कहा जाता है मुखिया। अर्थात ये बात आप देखेंगे, परंपरागत पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हम मुखिया के तौर पर जानते हैं। हालांकि मुखिया के तौर पर जानते हैं किसको? परंपरागत पंचायत को। इनके जो प्रमुख होते हैं, अर्थात परंपरागत पंचायत का जो मुखिया होता है, इस परंपरागत पंचायत के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक लंबे वर्षों का उन्हें एक तजुर्बा रहता हो। उन्हीं व्यक्ति को इस पंचायत में शामिल किया जाता है और यही मुखिया जो होता है, इनका जो परंपरागत पंचायत का जो प्रमुख होता है वह मुखिया होता है। और यह जो मुखिया होता है यह कौन होता है भाई? तो वरिष्ठ व्यक्ति होता है। कौन? गांव के योग्य एवं वरिष्ठ व्यक्ति। गांव के योग्य एवं वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वरिष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, गांव के योग्य एवं वरिष्ठ व्यक्ति को मुखिया का पदभार दिया जाता था इस परंपरागत पंचायत में। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वहां की इस गांव की जो पंचायत होती है, इस गांव की जो सारी पंचायत होती है, वो गांवों में जितने भी प्रकार के जो मामला होते थे, जितने भी प्रकार के जो वाद विवाद होते थे, जितने भी विवादें आते थी, इन सारी विवादों का जो निपटारा करता था वह कौन करता था? यही करता था परंपरागत पंचायती। ये जो विवादों का निपटारा, सभी विवादों का निपटारा करता था साथियों, सभी विवादों का निपटारा। सभी विवादों का मतलब ये होता है आपराधिक, आप देखे होंगे आपराधिक मामला होता हो या सिविल मामला आता हो, तो आपराधिक या सिविल मामला, इन दोनों मामलों का जो ये करता था, क्या करता था? हल करता था, सॉल्यूशन करता था, वह परंपरागत पंचायत होता था। लेकिन आप देखेंगे कि इन विवादों में जो सबसे बड़ी विवाद, जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, सभी विवादों का क्या करते थे? हल करते थे। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे बड़ा पंचायत में जो होता था वह था किसी यौन संबंध स्थापित करना। कौन? यौन संबंध स्थापित करना। क्योंकि ये जो अवैध यौन संबंध जो होता है, अगर कोई व्यक्ति अवैध यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे क्या किया जाता है? एक बहुत बड़ा अपराध के रूप में लिया जाता है और उसे साथ ही साथ दंड के रूप में देखा जाए तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो यहां देखेंगे कि जो परंपरागत जो पंचायत है किस किस मामला को निपटारा करते थे, तो हम यहां लिख दे रहे हैं सभी विवादों का निपटारा अगर देखा जाए तो कौन कौन सा? अनैतिक यौन संबंध का निपटारा करते थे। अगर कोई क्या होता था? जमीनी विवाद होता था तो इस जमीनी विवाद का निपटारा करते थे, जमीनी विवाद। और साथ साथ आप देखेंगे विवाह, तलाक, इन तमाम चीजों का भी सॉल्यूशन, विवाह के मामला भी आते थे पंचायत में, तलाक के भी मामला आते थे। तो इन तमाम बातों का
इन तमाम समस्याओं का समाधान इसी परंपरागत पंचायत के माध्यम से होता था। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारे समाज में ये सारी घटनाएं अभी भी घटती है और इनका जो निर्णय लिया जाता है एक सामूहिक तौर पर हमारी एक पंचायत जो हमारे गांव में अभी वर्तमान समय में जो ग्रामीण व्यवस्था में जो पंचायत अवेलेबल है वह पंचायत क्या करती है, निर्णय लेती है, समस्या का समाधान करती है, उस मामला का हल करती है साथियों। ठीक उसी प्रकार यह जो व्यवस्था है ये खरवार जनजाति शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस परंपरागत पंचायत तो यहां आई, लेकिन इसी परंपरागत पंचायत के बाद इस खरवार जनजाति शासन व्यवस्था में एक होता था अंतरग्रामीण पंचायत। एक क्या होता था, अंतरग्रामीण पंचायत। अंतरग्रामीण पंचायत, अंतरग्रामीण पंचायत होता है। अंतरग्रामीण पंचायत जो होता है साथियों, ये जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंतरग्रामीण पंचायत हम देखेंगे कि जो 2 या अधिक गांवों का मामला का निपटारा ये करते थे अंतरग्रामीण। इसका जो अधिकार था 2 से अधिक गांवों का मामला निपटारा करते थे। गांवों के मामलों का निपटारा। राइटिंग आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, हम कह दे रहे हैं गांवों के मामलों का निपटारा। 2 या 2 से अधिक गांवों के मामलों का जो निपटारा करने का जो अधिकार था वह था अंतरग्रामीण पंचायत का। अब देखेंगे कि अंतरग्रामीण पंचायत को हम लोग किस किस नाम से पुकारते थे, तो देखेंगे अंतरग्रामीण पंचायत को उस वक्त खरवार जनजाति के लोग जो कहते थे चट्टी कहते थे। क्या? चट्टी। चट्टी के नाम से भी अंतरग्रामीण पंचायत को जाना जाता था। अंतरग्रामीण पंचायत को हम देख रहे हैं कि इसको जो बोलते हैं अंतरग्रामीण पंचायत को कहा जाता था खरवार जनजाति के माध्यम द्वारा वह चट्टी। क्या पुकारा जाता था? चट्टी। लेकिन ये जो चट्टी जो होता था वह 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहा जाता था। कितने? 4 गांवों के पंचायत को क्या कहा जाता था? चट्टी। इसे आप समझेंगे, हम यहां लिख दे रहे हैं 4 गांवों के 4 गांवों के पंचायत को 4 गांवों के पंचायत को क्या कहते थे? चट्टी। क्या कहते थे? चट्टी। टा है साथियों, टा, चट्टी। 4 गांवों के पंचायत को चट्टी कहते थे, लेकिन इसे अंतरग्रामीण पंचायत को ही चट्टी कहते थे क्योंकि अंतरग्रामीण 2 या 2 से अधिक गांवों का मामला निपटारा करते थे। तो कहीं ना कहीं 4 गांवों का भी जो मामला आता था ये अंतरग्रामीण पंचायत के पास आता था। लेकिन ये 4 गांवों के पंचायत को जिस नाम से पुकारा जाता था, अंतरग्रामीण पंचायत को जो पुकारा जाता था वह था चट्टी कहते थे। किस नाम से? चट्टी कहते थे। अगर हम देखें 5 गांवों के पंचायत के समूह को कहा जाता था, 4 गांवों के पंचायत को चट्टी, 5 गांवों के पंचायत को कहा जाता था पचोरा। क्या कहा जाता था? पचोरा। पचोरा, पचोरा, याद रहेगा, पचोरा। मतलब 5 गांवों के पंचायत को क्या कहते थे? पचोरा। तो कहीं ना कहीं अब 5 गांवों का जो पंचायत होता था उसे सम्मिलित रूप से जो नाम दिया जाता था खरवारों के द्वारा उसे कहा जाता था पचोरा। क्या कहा जाता था? पचोरा। लेकिन 7 गांवों के समूह को कहा जाता था सतोरा। क्या? सतोरा। 7 गांवों के समूह को यहां हम लिख दे रहे हैं 7 गांवों के समूह को यहां लिख दे रहे हैं 7 गांवों के पंचायत को, 7 गांवों के पंचायत को क्या कहते हैं? सतोरा। क्या कहते हैं? सतोरा। दिख पा रहा है आप लोगों को? सतोरा दिख पा रहा है? सतोरा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये खरवारों के द्वारा जो अंतरग्रामीण पंचायत को जिस जिस नाम से पुकारा जाता था, यहां याद रखिएगा, यहां समझिएगा जरा, क्योंकि ये चट्टी जो है अंतरग्रामीण पंचायत के अंतर्गत ही शामिल है। इसीलिए कई किताबों में आपको मिलेगा कि इस अंतरग्रामीण पंचायत को चट्टी के नाम से भी पुकारा जाता था, पचोरा के नाम से भी पुकारा जाता था और सतोरा के नाम से भी पुकारा जाता था। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, एक ही बात है, क्योंकि ये सारा मामला अंतरग्रामीण पंचायत का है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अंतरग्रामीण पंचायत को सतोरा, चट्टी और पचोरा के नाम से जाना जाता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि अगर इस पंचायत, परंपरागत पंचायत के द्वारा अर्थात अंतरग्रामीण पंचायत के द्वारा
अगर किसी भी मामला का, किसी भी नियम का अगर उल्लंघन करता है, अगर किसी भी अपराध करता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे जाति बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर दंड दिया जाता था तो दंड में क्या होता था, जाति बहिष्कार, जाति बहिष्कार। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछड़ा जनजाति के रूप में हम देखते चले आए हैं, तो दंड के रूप में जाति बहिष्कार होता था। यदि कोई व्यक्ति, अगर यदि कोई इस गांव के लोगों के द्वारा अगर कोई अनैतिक कार्य किया जाता था, अगर कोई समाज के खिलाफ काम किया जाता था, अगर कोई अनैतिक यौन संबंध स्थापित किया जाता था, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक दंड का प्रावधान था, जाति बहिष्कार। आप सोच सकते हैं कि अभी हमारे समाज से अगर किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए, अपनी जाति से निकाल दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दर दर की ठोकरें आप खाते फिरोगे। और उसे अपने आप में आप देखें, किसी प्रकार का जो मुहैया जो होता है, एक मदद का मुहैया आप तक नहीं पहुंच पाएगा, अकेले जिंदगी जीना पड़ेगा, मतलब किसी से बातचीत नहीं करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी कितना बदतर होती चली जाएगी। ठीक आज से कई साल पहले की बात है, खरवारों के द्वारा भी यही प्रक्रिया चल रही थी। दंड जो दिया जाता था, जाति बहिष्कार दिया जाता था। अब यहां जो, लेकिन हालांकि क्या है, अभी के समय में सरकारी पंचायतें बन गई है। सरकारी पंचायतें आने से क्या हुआ, ये जो परंपरागत पंचायत है, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे गौण होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस परंपरागत पंचायत में क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है, ये गौण होता चला जा रहा है, ये सरकारी पंचायत के आने से। क्लियर है आप लोग यहां तक? तो सरकारी पंचायत अभी वर्तमान समय में अभी रेगुलेट कर रही है खरवार जनजाति के शासन व्यवस्था में। ठीक है, ये धीरे धीरे परंपरागत पंचायत खत्म होती चली जा रही है। लेकिन एक बात है कि खरवारों के एक मतानुसार कहा जाता है कि परंपरागत मान्यता के अनुसार खरवारों का एक मान्यता है, खरवारों के मान्यता के अनुसार, खरवारों के मान्यता के अनुसार आप देखेंगे, ऐसा माना जाता है खरवारों के द्वारा कि यह जो खरवार है, इनका आगमन खेरी झार में हुआ था। आगमन जो हुआ था खेरी झार में, किसमें, खेरी झार, ये है खेरी झार। क्लियर है आप लोग, खेरी झार, खेरी झार। ठीक है, ऐसा माना जाता है, खरवारों के एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन खरवारों का जो आगमन हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, खेरी झार में हुआ था। कहां हुआ था, खेरी झार में हुआ था। इसीलिए इस जनजाति को खरवार जनजाति कहा गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, खरवार कहा गया। और ये लोग स्वयं को, ये खरवार लोग जो हैं, ये स्वयं को क्या कहते हैं, स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि हम सूर्यवंशी से संबंधित रखते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे जाट है, मराठा है, राजपूत है, इस प्रकार से जो होता है, ये मानते हैं कि हम, मेरा जो है, हमारा संबंध है सूर्यवंशी से। ठीक है, ये खरवार द्वारा, स्वयं के द्वारा माना गया है कि हम लोग स्वयं क्या है, एक सूर्यवंशी समाज से हम बिलोंग करते हैं। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खरवार जनजाति शासन व्यवस्था, कहीं आपसे सवाल इतना ही बन पाएगा इस खरवारी आप यहां से सवाल अगर देखा जाए तो जो टर्मिनोलॉजी की बात है, जो टर्मिनोलॉजी जो एग्जामिनेशन में आता है, आप इसे एकदम याद रखेंगे। ये इससे सवाल पूछा जा सकता है आपसे ये परंपरागत पंचायत का इसे पूछा जा सकता है, पलामू लातेहार में किस नाम से पुकारते थे, इसे भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को आपको याद रखने की आवश्यकता है साथियों। अगर आप इसे बेहतरीन ढंग से, आप अपने कलरफुल, एकदम रंगीन रूप से, रंगीन से अगर आप नोट्स हमारे साथ बनाते चलेंगे तो आपको एकदम बहुत ही आसान लगेगा झारखंड पढ़ने में। मैं बता देता हूं कि इस प्रकार से जो झारखंड जो पढ़ाया जा रहा है, केवल और केवल आपके प्यार के कारण पढ़ाया जा रहा है, जो कि यूट्यूब के इतिहास में यह एक यूनिक है साथियों। यूनिक में बार बार इसलिए चिल्ला कर बोल रहा हूं क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यह सारा जो टॉपिक है ये पढ़ाया जा रहा है, आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे क्रमबद्ध रूप से आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम इसे देखने का प्रयास करते हैं।
यहां तक क्लियर है आप लोग? ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग? दिख पा रहे हैं? आप इसे आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं खरवार जनजाति के बाद। खरवार जनजाति के बाद हम लोग देखेंगे असुर जनजाति शासन व्यवस्था। असुर जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, असुर जनजाति शासन व्यवस्था। क्या है? असुर जनजाति शासन व्यवस्था। बहुत ही स्लो से हम चल रहे हैं ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। असुर जनजाति भी आप देखेंगे कि यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखते हैं। पहला पॉइंट तो ये, जितना हम बता दे रहे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, प्रजाति से संबंधित है। क्लियर है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, लिख लीजिएगा पूरा, संबंधित। दूसरा जो पॉइंट हम देखें, दूसरा बिंदु जो जनजाति में हम अगर देख पा रहे हैं तो देखें कि इसका जो क्षेत्र है, असुर जनजाति झारखंड में किस किस जिला में निवास करते हैं या पाया जाता है। इसका क्षेत्र अगर हम देखें तो पलामू। कौन है साथियों? पलामू। पलामू आप देख पा रहे हैं झारखंड का अगर मानचित्र आप लोगों को याद होगा तो पलामू देखेंगे कि गढ़वा के जस्ट बगल में ही है। गढ़वा के पूरब में पलामू स्थित है। आप मैपिंग देखेंगे तो वहां समझ में आएगा कि गढ़वा के पूरब में क्या है? पलामू स्थित है। पलामू के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो हिस्सा है ये जो है गुमला आपका क्या है? एक आपका बहुत ही गुमला में ये जनजाति मिल जाएगी, गुमला। और दूसरा जो देखेंगे एक लोहरदगा। ठीक है, मतलब ये जो असुर जनजाति जो अभी भी पाया जाता है, आप देखेंगे ये गढ़ मिलेगा, ये 3 जिला में अधिकांशता मिलेंगे। तो ये तीनों जिला में आप असुर जनजाति को आप देख पाएंगे, वहां की समाज को, वहां की संस्कृति की, वहां की कल्चर को आप अनुभव कर पाएंगे। यदि आप इन 3 जिला में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां की कल्चर, वातावरण से आपको पता चल पाएगा कि असुरों का क्या भाषा है, क्या किस प्रकार की संस्कृति है। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि यह जो असुर जनजाति को जो अभी हम देखा जाता है झारखंड में, वह अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है। किस रूप में? अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है। मतलब अल्पसंख्यक आदिम जनजाति का एक हिस्सा है, आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है। असुर जनजाति जो है एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में क्या होता है? गिना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। एक अल्पसंख्यक कहने का क्या मतलब है? अल्पसंख्यक जिसे हम कहते हैं बहुसंख्यक, एक होता है बहुसंख्यक। अगर मान लेते हैं कि 100 लोग हैं और 100 लोग हैं, इस 100 में अगर मान लेते हैं कि 80 जो है आपका बॉयज है और 20 जो है आपका गर्ल्स है। ठीक है, क्या है? गर्ल्स है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो है इस बॉयज की तुलना में आप देख रहे हैं कि बॉयज की तुलना में ये क्या है? अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनका मात्रा जो है, संख्या जो है बहुत ही कम है लड़कों की तुलना में। तो इसे हम लोग कह देते हैं अल्पसंख्यक। समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जितना भी जनजाति आप झारखंड में देखे, अर्थात 32 जनजाति देखे, उन जनजातियों में अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में इसे शामिल किया गया है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्लियर है आप लोग? ठीक है, अब हम अगर सब देखा जाए तो इसका जो जनजाति है असुर जनजाति का, हमारे कहीं ना कहीं प्राचीन साहित्यों में भी वर्णन मिल जाता है, इसका उल्लेख भी मिल जाता है। उल्लेख कहां मिलता है प्राचीन साहित्य में? तो प्राचीन साहित्य की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद, जो आपका आप देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल का खंड है 1500 से 1000 बीसी में ऋग्वेद काल की रचना की गई थी साथियों, ऋग्वेद काल की। और उसी के बाद 1000 से 600 बीसी जो हम लोग कह देते हैं
उत्तर वेदी काल। क्या कहते हैं? उत्तर वेदी काल। तो उत्तर वेदी काल में आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। लेकिन 1500 से 1000 बीसी में ऋग्वेद की रचना की गई थी। और इसका जो क्या मिलता है, इसका जो उल्लेख मिलता है साथियों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उल्लेख कहां कहां मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, इसको याद रखें। ऋग्वेद साहित्य है जिसे लिखा गया है, आर्यों के द्वारा इसे रचा गया है, उल्लेख हो गया। ऋग्वेद के बाद हम लोग देखेंगे अब ऋग्वेद, फिर उपनिषद में भी इसका जिक्र मिलता है। उपनिषद में फिर इसका जो जिक्र मिलता है, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। इन असुरों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर उल्लेख की बात करें इस जनजाति का उल्लेख, तो ऋग्वेद में भी इसे मिल जाता है, उल्लेख किया गया है असुर जनजाति का। उपनिषद के रूप में, उपनिषद में भी शामिल किया गया, असुरों को मिल जाएगा, इसका उल्लेख मिल जाता है। महाभारत में असुरों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसका उल्लेख इन तीनों साहित्यों में की गई है साथियों। तो आप इसे देखेंगे कि किस प्रकार से, अगर हम देखें कि इस समाज का जो संचालन हो रहा है, तो किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो यहां भी संचालन जो इस समाज का हो रहा था, रेगुलेट जो हो रहा था, पुरानी परंपरागत प्रथा से चल रही थी। पुरानी परंपरागत प्रथा से अगर इसका नियंत्रण जो हो रहा था, संचालन जो किया जा रहा था, तो पुरानी परंपरागत, ठीक है, क्या है? पुरानी परंपरागत, क्या होता है कि पुरानी परंपरागत प्रथा से, क्या? पुरानी परंपरागत प्रथा से इसका क्या होता है? संचालन किया जा रहा था। ये पुरानी परंपरागत प्रथा क्या थी? जिस प्रकार से हम लोग देखते आए थे कि एक लंबे समय, एक सदियों से चलता आ रहा था जो नियम कानून, जो समाज के द्वारा बनाया गया था, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया था, उन नियमों का अभी भी इस समाज में मिल जा रहा था। परंपरागत ये आपको मिल जा रही थी। अब हम देखेंगे कि इनका जो गांव ही, ये जो पुरानी जो परंपरागत प्रथा थी, संचालन हम देख रहे हैं पुरानी परंपरागत प्रथा से की जा रही थी। और इनके गांव ही क्या होता था? इनके गांव ही एक राजनीतिक इकाई होती थी। इनके गांव ही राजनीतिक इकाई होती थी। ठीक है, असुर जनजाति का जो गांव था, एक स्वतः अपने आप एक राजनीतिक इकाई थी। क्या थी? राजनीतिक इकाई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि पुरानी परंपरागत प्रथा तो थी, गांव से ही एक हैंडल किया जाता था, सारी व्यवस्थाओं का जो संचालन हो रहा था इसी पुरानी परंपरागत प्रथा के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि इस पुरानी परंपरागत प्रथा में हम देखें तो इसका भी अपना एक पंचायत होता था। इस पुरानी परंपरागत प्रथा के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या था, इस समाज का भी एक अपना पंचायत था। क्या था? पंचायत। तो अगर हम पंचायत की बात करें, इस पंचायत की बात करें, तो इस पंचायत क्या करता था? इसके सभी मामलों का निपटारा होता था। सभी मामलों, लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन है सभी चीजों का, सभी मामलों का निपटारा करते थे, सभी मामलों को देख रेख करते थे। क्लियर है? तो ये पंचायत, जो असुर जनजाति का जो पंचायत होता था, उस सभी विवादों का निपटारा करता था, सभी मामलों का क्या करता था? ये हल, सॉल्यूशन करते थे। कौन? पंचायत के द्वारा। ये जो पंचायत है, इस पंचायत में क्या होता था? पंच के रूप में 5 गांव के वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। इसमें जो शामिल होते थे, 5 पंच के रूप में जो शामिल होता था पंचायत में, पंच के रूप में 5 गांव के वरिष्ठ लोग, ठीक है, मतलब इस पंचायत में जो शामिल होते थे, इस पंचायत में जो पंच के रूप में शामिल होते थे, वे 5 गांवों से, अलग अलग गांवों से वरिष्ठ लोग आते थे, जो पंच के कार्यों का निर्वहन करते थे और सभी मामलों का निपटारा करते थे। वरिष्ठ नागरिक होते थे, 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक होते थे, 5 गांव के वरिष्ठ लोग होते थे।
तो ये पंच के रूप में कौन काम कर रहे थे? जो 5 गांव में जो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ नागरिक थे, ये पंचायत के पंच होते थे और उन्हीं के देखरेख में सभी मामला का निपटारा होता था। हालांकि ये जो वरिष्ठ लोग आते थे, 5 गांव के जो वरिष्ठ लोग होते थे, उनका अगर देखा जाए तो उनमें जो शामिल होते थे, तो ये हम अगर देखें, अगर इसकी बात किया जाए तो हम देखेंगे कि जिसमें अधिकारी के तौर पर अगर इस समाज में आते थे, अधिकारी के तौर पर जो आते थे इस पंचायत में, जो होते थे 5 गांव के अधिकारी के तौर पर, तो अधिकारी कौन कौन होते थे? तो होता था महतो। कौन? महतो। ठीक है, अधिकारी के तौर पर आप देखेंगे कौन? महतो, बैंगा, बैगा। ठीक है, बैंगा, महतो थे, बैंगा। मतलब ये जो वरिष्ठ लोग थे, ये 5 गांव के जो वरिष्ठ लोग आते थे और उनमें से जो लोगों को चुना जाता था, जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसको, उस पद को हम लोग कहते थे महतो। या तो महतो के लोग होते थे, या तो बैंगा अधिकारी बनकर के आते थे। कौन? बैंगा आते थे। या आप देखेंगे गोड़ाइत आता था। कौन? गोड़ाइत, गोड़ाइत। ठीक है, गोड़ाइत होता था। तो यहां देखेंगे कि महतो, बेंगा एक पुजार होता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे महतो, बेंगा, गोड़ाइत ये पंचायतों का क्या करता था? अधिकारी बनते थे। अधिकारी के रूप में इन सभी मामलों का निपटारा करते थे। आप यहां समझ पा रहे हो कि अधिकारी कौन बनता था? तो अधिकारी जो बनता था साथियों, 5 गांव के जो वरिष्ठ लोग आते थे, उनमें 5 गांव में महतो, बेंगा, गोड़ाइत जो होते थे, ये इस रूप में अधिकारी बनते थे और पंचायत का क्या करते थे? फैसला करते थे, जो भी विवाद होता था। अब धीरे धीरे अब हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि सभी विवादों का निपटारा करते थे। और यहां भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्थाओं में दंड का प्रावधान था, उसी प्रकार से यहां भी दंड का प्रावधान है। यहां दंड का जो प्रावधान है, ये शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप में, शारीरिक और आर्थिक। ठीक है, शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप में इस समाज में दंडित किया जाता था लोगों के द्वारा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि ये जो असुर जनजाति की जो शाखाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि असुर जनजाति की 3 शाखाएं, असुर जनजाति की 3 शाखाएं। तो अगर हम असुर जनजाति की शाखा की बात करें तो 3 शाखा, 3 शाखा कौन कौन? अगर 3 शाखा की बात करें तो हम देखें, 3 शाखा हम अगर देखें तो पहला जो शाखा अगर हम देखें, वीर असुर। कौन? वीर असुर। एक हो गया वीर असुर। ठीक है, एक ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो वीर असुर जो हम लिख रहे हैं, ये असुर जनजाति का ही बटा हुआ शाखा है, विभक्त किया हुआ ही शाखा है। एक बिरजिया है, एक अगरिया है। कौन? बिरजिया, बिरजिया, एक अगरिया, अगरिया, अगरिया असुर और एक बिरजिया असुर। ठीक है, आप देखें कि वीर असुर हो गया, बिरजिया असुर हो गया, अगरिया असुर हो गया। तो 3 शाखाओं में विभक्त था असुर जनजाति के लोग। तो यहां हम देखें कि ये जो असुर जनजाति की शासन पद्धति थी, और इन लोगों का एक क्या था? धार्मिक प्रधान होता था। इन लोगों का एक धार्मिक प्रधान होता था, धार्मिक प्रधान। तो धार्मिक प्रधान जो होता था, आप वैसे भी जान रहे हैं कि जो धार्मिक प्रधान होता था, वह गांव के जो पुजारी होता था, गांव के जो पुजारी होता था, वह होता था बैगा। क्या होता था? बैंगा। धार्मिक प्रधान अर्थात गांव के पुजारी, गांव के पुजारी ही लिखते हैं, गांव के पुजारी जो थे वह कौन था? बैगा, बैंगा। कौन था? बैंगा। तो गांव के पुजारी जो होता था, जो गांव में जो पूजा अर्चना कराई जाती थी, इस बैंगा के द्वारा कराया जाता था। आप देखेंगे कि इनके जो सहायक हैं, इस पुजारी के जो सहायक हैं, आप देखेंगे कि इनके सहायक को कहते हैं सुवारी। क्या कहते हैं? सुवारी। ये अजीब नाम है, सुवारी। ठीक है, सुअर से याद हो जाएगा ये, लेकिन याद रखिएगा सुवारी। बैंगा का जो सहायक है, सहायक, अगर सहायक की बात करें तो इसका सुवारी सहायक था। इस बैंगा का सहायक, क्योंकि गांव के पुजारी होता था बैंगा, और बैंगा का जो सहायक था, मदद जो देता था, मदद
करता था वह था कौन? सुवारी होता था। कौन? सुवारी। तो इसे भी याद रखने की आवश्यकता है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि असुर जनजाति के जो समाज थे अपनी समाज पद्धति को किस प्रकार से रेगुलेट कर रहे थे, किस प्रकार से चला रहे थे। यहाँ इन लोगों का भी एक अपनी धार्मिक आस्था थी, और ये धार्मिक आस्था थी तो इन लोगों का जो एक देवता था उस देवता का नाम था सिंह बोंगा, जो पहले से भी हम लोग देखते आ रहे हैं। एक इन लोगों का जो एक क्या था देवता जो था, इन लोगों का एक देवता प्रमुख जो थे वह था सिंह बोंगा। सिंह बोंगा बोगा, ठीक है, सिंह बोंगा। ये जो है देवता थे कौन? सिंह बोंगा, ठीक है। ये इन लोगों का जो प्रमुख देवता कौन थे? सिंह बोंगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि असुर जनजाति के समाज में इस प्रकार से ये अपना समाज को संचालन करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं असुर जनजाति को। अब जो हम देखेंगे इसके जो नेक्स्ट जो जनजाति है वह है चेरो जनजाति शासन व्यवस्था। क्या है? चेरो जनजाति शासन व्यवस्था। चलिए इसे आप नोट कर लें फटाफट, उसके बाद आगे की हम बातचीत करते हैं। चेरो जनजाति शासन व्यवस्था बहुत ही छोटा छोटा है, 3 वीडियो और आएगा, 3 लेक्चर के बाद आपका शासन व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपके हाथों में 8 सवाल कंप्लीट अर्थात 16 नंबर आपके हाथों में होगा। आइए देखते हैं देवता सिंह बोंगा। क्लियर है? चलिए इसे साफ करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। आप भारतीय इतिहास जब पढ़ रहे होंगे तो दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़े होंगे तो वहां देखे होंगे एक संगम वंश के मतलब राष्ट्रकूट में आप जब पढ़ते होंगे तो वहां देखे होंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास में 3 राजाओं का या 3 वंशों का जो नाम आता था चेर चोल पांड्य। कौन? चेर चोल पांड्य। तो चेर चोल पांड्य यहां जो है, यहां चेर नहीं है, चेरो है, चेरो जनजाति, ठीक है। तो चेरो जनजाति आप देखेंगे यह भी चेरो जनजाति ठीक उसी प्रकार उसी प्रजाति से समूह है जो इससे पहले प्रजाति के समूह थे। पहला इनका जो प्रजाति अगर देखा जाए तो प्रजाति जो था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से समूह रखते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आप देखेंगे कि चेरो जनजाति किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चेरो जनजाति का अगर हम क्षेत्र की बात करें, अगर इस चेरो जनजाति का क्षेत्र की बात करें तो पलामू गढ़वा है। कहां पे? पलामू में, पलामू गढ़वा और एक आपका लातेहार में, लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार ये क्षेत्रों में ये चेरो जनजाति क्या है? पाई जाती है। झारखंड के इन 3 जिला में देखेंगे कि ये चेरो जनजाति पाई जाती है। लेकिन ये जो चेरो जनजाति हैं ये खुद को क्या कहते हैं? खुद को ये जो कहते हैं कि हम जिस वंश के हैं च्यवन ऋषि के वंशज हैं, च्यवन ऋषि के, ये मानते हैं खुद को स्वयं को च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि, ठीक है, च्यवन ऋषि के वंशज, च्यवन ऋषि के संतान मानते हैं, संतान मानते हैं, ठीक है। ये स्वयं को खुद को च्यवन ऋषि के संतान मानते हैं, च्यवन ऋषि के क्या मानते हैं? संबंधित रखते हैं कि हम च्यवन ऋषि का वंशज हैं, संतान है। ये कौन मानता है? चेरो जनजाति। कौन? चेरो जनजाति। तो ये जो आप देख रहे हैं कि चेरो अपने आप को किस ऋषि से संबंधित करता है, किस ऋषि से तुलना करता है? तो च्यवन ऋषि। ये च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि आप देखें, च्यवनप्राश जो हम लोग नाम देते हैं, च्यवनप्राश जो आता है मार्केट में वो च्यवन ऋषि के नाम से ही हम लोग इसको देखे, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे, इनका भी एक अपना शासन पद्धति होता था, इनका भी ठीक पंचायत होता था, एक पंचायत होती है। और इनकी जो पंचायत होती है गांव से लेकर के, अंचल से लेकर के मंडल तक होती है। इनकी जो पंचायत जो होता है, गांव पहले होता है, गांव से फिर कहां होता है? अंचल, फिर अंचल के ऊपर कौन होता है? मंडल होता है, जो हम लोग अनुमंडल जो हम लोग अभी वर्तमान समय में देखते हैं, ठीक है। तो पंचायत का जो व्यवस्था कहीं ना कहीं जो किया गया है
ये पहले गांव होता है, फिर अंचल लेवल पर पंचायत होता है, फिर मंडल लेवल पर पंचायत होता है। तो पंचायतों का जो स्तर है ये 3 स्तर पर देखा जाता है इस समाज के शासन व्यवस्था में। तो ये गांव में पंचायत देखी जाती है, अंचल लेवल पर की पंचायत देखी जाती है और मंडल लेवल की पंचायत देखी जाती है। तो ये जो गांव और अंचल लेवल की जो पंचायत होती है ये कहीं ना कहीं इस गांव और अंचल लेवल की पंचायत में क्या होता है, इसके जो प्रधान होते हैं वह मुखिया होते हैं। गांव के ही प्रधान इससे क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। कौन होते हैं, मुखिया। गांव अंचल स्तर के प्रधान जो होते हैं वह कौन होता है, मुखिया। मुखिया कौन होता है, मुखिया। ठीक है, प्रधान को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। गांव और अंचल स्तर के प्रधान को हम लोग कह देते हैं मुखिया, गांव और अंचल लेवल का। लेकिन एक बात यहां समझिएगा कि जो मंडल है, कहीं ना कहीं अंचल जो बोलते हैं हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड बोलते हैं, अंचल उसको हम लोग कहते हैं। अभी के समय में भी देखेंगे अंचल बोलते हैं। अब ये जो मंडल है या जो मंडल है ये सभापति, इसके जो प्रमुख होते हैं वह सभापति होते हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं क्या होते हैं, सभापति। कौन होते हैं, सभापति। इनके जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं, सभापति। मंडल स्तर पर होता है, सभापति जो होता है मंडल स्तर पर पाया जाता है। इसके जो प्रमुख होते हैं सभापति होते हैं। ये सभापति किस स्तर के हैं, तो मंडल स्तर के हैं। सभापति मंडल स्तर के होते हैं। ठीक है, सभापति प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं मंडल स्तर के। तो यहां देख रहे हैं कि पंचायत को गांव में पंचायत होती है, अंचल लेवल पर पंचायत होती है, मंडल लेवल पर पंचायत होती है। और गांव और अंचल का जो होता है प्रधान जो होता है एक ही होता था, वह मुखिया होता था। और मंडल जो लेवल का होता है वह सभापति होता है। कौन होता है, सभापति। अब इन लोगों का जो क्या है, इन लोगों के भी समाज में क्या है, दंड का प्रावधान है। अगर दंड क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता था, इनके सभी विवादों का भी मामला ये देखते थे, सभी विवादों का मामला, सेम कॉमन चीज है, सभी विवादों का मामला। और सभी विवादों का मामला को ये देखते जरूर थे, और साथ ही साथ इसका जो देखते थे तो पंचायत इसका क्या करता था, फाइनली निर्णय देता था। क्या करता था, पंचायत निर्णय सर्वमान्य होता था। सभी विवादों का मामला पंचायत तो देखता था, लेकिन पंचायतों का जो मामला आता था, जो बातें होती थी, जो पंचायतों का जो निर्णय होता था वो सर्वमान्य होता था। पंचायत का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाता था। सर्वमान्य है, सर्वमान्य होता है, अभी भी है हल्का। ठीक है, अभी भी देखेंगे समाज में सर्वमान्य होता है ये पंचायत से निर्णय। आप देखेंगे कि दंड जो होता था, अगर इसी अनैतिक रूप से समाज में चोरी होती थी, विवाह होता था, तलाक से संबंधित बातें होती थी, और क्या होता है, अनैतिक यौन संबंध स्थापित किया जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में जो दंड का प्रावधान था, जो अपराधिक होता था, ऐसे व्यक्ति जो उल्लंघन करते थे, इस समाज के नियमों के खिलाफ जो जाते थे, उसे दंडित किया जाता था। उस उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता था, जाति बहिष्कार किया जाता। क्या, जाति बहिष्कार। दंड जो होता था जाति बहिष्कार होता था साथियों। क्या होता था, जाति बहिष्कार। तो जाति इसे बहिष्कार कर दिया जाता था। अब चेरों के क्या होता था कि जब जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था तो चेरों के 2 उप विभाग भी थे, चेरों के 2 उप शाखा भी थे, उप विभाग थे। चेरों के अगर देखा जाए 2 उप विभाग थे, उप विभाग या 2 विभाग उप देखेंगे कौन कौन। चेरों के जो 2 उप विभाग थे, जो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, चेर लोग जो 2 हिस्सा में बटे हुए थे, एक था 12 हजारी और एक था 13 हजारी। कौन कौन, 12 हजारी 13 हजारी, 12 हजारी 13 हजारी। ठीक है, तो ये चेरों के 2 उप विभाग थे, 2 शाखाएं थे, ये 12 हजारी 13 हजारी। और हम लोग पिछले में हम लोग देखे क्या कहते थे, पलामू में 18 हजारी के नाम से भी हम लोग जानते थे। लेकिन ये चेरो जनजाति से संबंधित जो तथ्य थी, इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा आपको कुछ जानकारी भी नहीं रखना है, और आप मस्तिष्क खाली रखना है। और भी आपको देखेंगे कि अब हम लोग जो इसके आगे जो प्रवेश करेंगे एक नया लेक्चर के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, वो अगले की क्लास में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।